सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। यहाँ सिरोही की इस देवभूमि पर और एक ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में तो जनरली हम जाते हैं, बड़े विद्यालय होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इन दिनों का अगर आप जिन जिन कार्यक्रम में मैं गया हूँ, अगर उसकी लिस्ट देखी जाए तो 99% गाँव में गया हूँ मैं। तो जहाँ मुझे जाना थोड़ा ठीक लगता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ जाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो केशव विद्या मंदिर की विदाई समारोह और आशीर्वाद समारोह कह सकते हो आप, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की इस मंच पर उपस्थित मेरे विद्यार्थी कह सकते हो, साथ ही राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य देवराज गौड़ और साथ में राम अवतार जी, नरेंद्र जी, जिनकी बदौलत उन्होंने खींच के लेके आए और एक उदाहरण दे के साथ में लेके आए थे मोहनपुरी जी का कि मोहनपुरी जी कहीं जा नहीं रहे थे, एक जैसे ऐसे थे जो उनको ले ही जाते थे कि चलना ही पड़ेगा, मतलब चलना है। सुरेश और पूरे इस विद्यालय को फलीभूत कर रहे और उसको मार्गदर्शन दे रहे निदेशक महोदय, विद्यालय के पूरे स्टाफगण और प्यारे बच्चे, जितना मेरे बारे में बताया गया, सच कहूं तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं भी आपकी तरह ही एक सामान्य सा विद्यार्थी था और मुझे लगता है आप मेरे से ठीक विद्यार्थी है। आपको एक अच्छा मंच मिला है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता आपको बड़ी अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। हम तो भी विद्यार्थी रहे हैं जो दोहरों से उठ के आए हैं। आपने तो दोहरे शायद ठीक से देखे नहीं होंगे, दोहरे देखे आपने? वहां चढ़ के उतरे हो कभी? हमारा रात दिन का काम है वो। तो हम दोहरों से आए और यहाँ पहाड़ों में आ गए। हमारे लिए बड़ी एक वो कहते हैं कौतूहल का विषय है। इधर उधर देखते हैं, इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़, ग्रीनरी। हमारे तो उधर बाड़मेर में अभी आंधियां शुरू हो गई है। तो हम तो उस क्षेत्र से थे, हमारे हालात आपसे ज्यादा अच्छे नहीं थे, खराब ही थे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे और फिर ठीक ठाक पढ़ लिए और पढ़ते पढ़ते स्थितियां ये आई कि सरकार के अंदर सेवा देने का नियति ने अवसर दिया और वो अवसर को बनाते बनाते बच्चों तक पहुंचे, उनको पढ़ाना शुरू किया, उनको अपनी बातें बताना शुरू किया और इस पीढ़ी को वो बातें ठीक लगने लगी। उन्होंने और आमंत्रित किया, मैंने और बातें बताई। ऐसे करते करते ये यात्रा पता नहीं यहाँ तक पहुंच गई। बाकी मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा जीवन भी आपकी तरह ही बड़ा सामान्य जीवन है, बड़ा सामान्य जीवन शैली है, साधारण सा परिवार है और मैं खुद ही साधारण जीवन जीता हूँ। मेरे कोई ऐसा विशिष्ट कुछ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए। मेरे भी आपकी तरह छोटे भाई बहन हैं और मेरे परिवार में भी यूं कहिए कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने 10वीं पास की थी। पापा जी ने 9th की थी, मैंने 10th करी। पहला ही व्यक्ति था जिसने 12वीं पास की, पहला ही व्यक्ति था जिसने बीए पास की, फिर पहला ही व्यक्ति था जो भारत सरकार और फिर राज्य सरकार की सेवा में चयनित हुआ, फिर पहला ही व्यक्ति था जिसने डॉक्टरेट की, पीएचडी किया। तो सारे रिकॉर्ड मेरे नाम के हैं, तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। अब गांव में या पास में कुछ भी होता है तो सबसे पहले कौन? तो सबसे पहले ये, और मैं तो उसी में खुश हूं कि पहला व्यक्ति। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरा परिवार भी आपकी तरह ही ऐसा साधारण परिवार रहा। कई बार कई बच्चे कहते हैं सर आपके तो मोटिवेशन रहा होगा, गाइडेंस रहा होगा। मैंने कहा 10वीं पास पहला व्यक्ति हूं घर में, गाइडेंस कहां से आया होगा? गाइडेंस तो मैं देता हूं। तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि नौकरी लगने वाले कैसे लोग होते होंगे, वो क्या अलग से क्या करते होंगे, वो किस तरह से पढ़ते होंगे, वो क्या पढ़ते होंगे, उनका दिमाग कितना अधिक होता होगा।
ये सिर्फ प्रश्न है, ये तब तक उपजते हैं जब तक हम इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। जिस दिन हम पढ़ना शुरू करते हैं, जिस दिन हम पहली एक आधी सफलता अर्जित कर लेते हैं, उस दिन हमें ये सब चीजें बड़ी साधारण सी लगने लगती है कि सफल होने वाले भी हमारे जैसे ही हैं, बस ठीक है थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ा है और कुछ भी नहीं। और मैं जब भी कहीं जाता हूं तो मैं पढ़ाई से अधिक बल इस बात पे देता हूं कि हमारा जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए। देखो, पढ़ाई सिर्फ उस बात पे निर्भर करेगी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप बेहद अच्छी व्यक्ति नहीं है, अच्छी नागरिक नहीं है, तो पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है। मान लो आप पढ़ लिख के आईएएस बन गए, आईएएस बनने के बाद में आपने, क्योंकि नीति निर्माता होते हैं वो नीतियों को लागू करने वाले लोग होते हैं, करप्शन भी कर सकते हैं, वो किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व ठीक नहीं है, आप नैतिक व्यक्ति नहीं है और हजारों लोगों का हक छीन रहे हैं, तो मुझे लगता है वो पढ़ाई आपकी कोई काम की नहीं है। और कर्म हमेशा लौट के आते हैं, जैसे करोगे वैसे आएंगे और ब्याज सहित आते हैं। किसी का दिल दुखाया है तो आप तैयार रहे कि आपको भी कोई मिलने वाला है। किसी को आपने अच्छे रास्ते पे डाला है या किसी का अच्छा किया है, तो निश्चित रूप से आपके साथ उससे ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमारा आचरण कैसा हो। एक विद्यार्थी को क्या जीवन में नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, जिस दिन आपको ये पता चल गया, जिस दिन आपने वे बातें अपने जीवन में लागू करनी शुरू कर दी, उसके बाद से मैं मानता हूं कि आप सफल हैं। आपने परीक्षा दी, पीडीएफ में आपके रोल नंबर आए, ये सफलता नहीं है। ये ठीक है, एक आजीविका का साधन है, नौकरी एक आजीविका का साधन है, इससे ज्यादा नौकरी कुछ नहीं। मुझे यहां पे बुलाया इसलिए नहीं है कि मैं प्रोफेसर हूं, नौकरी तो मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूं। मुझे यहां पे प्रोफेसर होने के कारण नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया है कि मैं मेरे अनुभव कुछ बताऊंगा, तो आप उनसे कुछ सीख के सही रास्ते पे चलेंगे तो सफलता स्वतः मिल जाती है। तो मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि मैं अनुभव आपको सुना सकूं और आप उनको सुन के जीवन में लागू करने का प्रयास करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नौकरी लगना कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं, एक लगती है। व्यक्ति कभी भी, हमारे इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत आता है, एक लाइन सुनिए क्या, कितनी बढ़िया लिखी है कि व्यक्ति सर्वोच्च संतुष्ट हो सकता है, पूर्ण संतुष्ट कभी नहीं होता। सर्वोच्च संतुष्ट हो सकता है लेकिन पूर्ण संतुष्ट व्यक्ति कभी नहीं होता। कैसे? अध्यापक बन गया तब लगेगा वरिष्ठ अध्यापक बन जाऊं, वरिष्ठ अध्यापक बनेगा तब लगेगा प्रोफेसर बन जाऊं, प्रोफेसर बनेगा तब लगेगा यार आईएएस बन जाता हूं, वहां पे पावर है हमारे पास, आईएएस बन जाता हूं, आईएएस बनेगा। फिर लगता है कि आईएएस से भी ऊपर मंत्री काम करेगा, मंत्री बन जाता हूं। मंत्री बनने के बाद लगेगा कि मुख्यमंत्री बन जाता हूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी लगेगा क्या पता प्रधानमंत्री वाली बात ठीक। व्यक्ति की आकांक्षाएं जगती जाती है और वो कभी भी जीवन में पूर्ण संतुष्ट नहीं होता। बस सर्वोच्च संतुष्ट हो सकता है, जैसे हम हो रखे हैं, अब ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही है, सब मिल गया। इसलिए नौकरी लगना करना ठीक है, एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक अच्छा नागरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, परिवार को वो खुशी देता है। आप जिन जिन संस्थाओं से पढ़ के आए हैं उनको वो ज्यादा अच्छा लगता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आप विद्यालय के, मान लो कि आपकी नौकरी लग गई, आप विद्यालय में प्रवेश करते हो, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपने सभी गुरुजनों के पैर छुए, नमस्कार किया, सबसे हंसी खुशी मिलके बात की, विनम्रता से बैठे, तो सारे विद्यालय को लगेगा कितना अच्छा लड़का है, यहाँ लड़की। आप नौकरी लगे उधर एटीट्यूड से भरे हुए आए, आप झुकने के लिए रेडी नहीं है, बात भी उस टोन से कर रहे हैं जैसे दुनिया में पहला नौकरी यही लगा है, ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया में इससे बेहतर बड़ा व्यक्ति कोई है ही नहीं। तब सबको यही लगेगा कि घमंड देखिए इसका। अरे गर्व घमंड किस बात का, नौकरी तो लगी है,
अरे नौकरी लगी, आपसे पहले हजारों लगे हैं, बाद में भी हजारों लगेंगे, क्या नया क्या किया आपने? छांदोग्य उपनिषद में एक कहानी आती है, हमारे पुराने जो साहित्य, छांदोग्य उपनिषद नाम सुना, तो इतिहास वालों ने सुना होगा। उद्दालक आरुणी और श्वेत केतु की, उद्दालक आरुणी पिता थे, श्वेत केतु उनके पुत्र थे। तो पिता ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजा शिक्षा अर्जित करने के लिए, क्योंकि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है, तो बाप से कोई सीखता नहीं है, बाहर भेजना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति मेरे पास आती है। एक बार तो मेरे पास ऐसा केस है जिसके पिताजी भी प्रोफेसर है, भाई भी प्रोफेसर है, उन्होंने मेरे को कॉल करके कहा कि बच्ची को आप समझाना, हमारी तो मान नहीं रही, आप तो समझाओ उसको। उसकी राजनीति विज्ञान का इंटरव्यू था, उसको किसी ने कुछ कह दिया, वो स्ट्रेस में चली गई। उसके पापा कह रहे हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रोफेसर हूं। उसका भाई कह रहा है कि अरे कुछ नहीं है बहन, मैं भी बना हूं, मेरे साथ ही लगे हुए हैं उनके भाई तो, और पिताजी तो बहुत पुराने लगे हुए हैं। तो उसके पिताजी ने मेरे को कॉल किया, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, एक मैसेज छोड़ा कि मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, आप मेरे से कॉल करना। तो मैंने कर्टसी कॉल किया, मैंने कहा सर कहीं आदेश करिए, तो मेरी बच्ची को समझाओ आप थोड़ा। आप भी समझा देते तो क्या हमारी कौन मानता है? मैं प्रोफेसर उसके लिए नहीं, मैं उसके लिए तो बाप हूं। मैं दुनिया को समझा सकता हूं, लेकिन मेरी बच्ची आपसे समझेगी, मैं नहीं समझा पा रहा हूं उसको। तो श्वेत केतु को भेजा गुरुकुल के अंदर एजुकेशन के लिए, 12 साल की शिक्षा ली। उसके बाद श्वेत केतु वापस आए, और उद्दालक आरुणी भी बहुत बड़े ऋषि थे। अब बाप और बेटा दोनों ही, यूं समझिए बाप तो बाप ही होता है क्या। अब उद्दालक आरुणी घर पे बैठे थे, श्वेत केतु बिल्कुल 12 साल की शिक्षा अर्जित करने के बाद घर पे आए। बिल्कुल पैरों के चलने में पता चल जाता है कि इसमें घमंड है कि नहीं। और उद्दालक आरुणी जैसे व्यक्ति तो आंखें देख के कह देते थे कि इस व्यक्ति में घमंड आ गया। और उन्होंने जब श्वेत केतु को देखा ना 12 साल बाद, तो उनके हाव भाव में लगा कि बच्चे में अहम का भाव आ गया है। तो आते ही पूछा कि बेटा शिक्षा पूरी हो गई है, अब क्यों ना आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाया जाए, मतलब शादी क्यों ना करवा दे, आपकी एजुकेशन तो हो गई। तो श्वेत केतु ने बड़े अहम भाव से कहा, जिसका अंदेशा था उनको, श्वेत के उनको उद्दालक आरुणी को। श्वेत केतु ने कहा कि जब तक राजा जनक की सभा में जाके याज्ञवल्क्य के जैसे पंडितों को न हरा दूं, तब तक मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा। बात तो ठीक थी, लेकिन कहने का जो टोन था ना, वो इतना घमंड से भरा हुआ था कि ऋषि उद्दालक आरुणी को, मतलब पिता को, ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने श्वेत केतु की मां से कहा, मतलब अपनी पत्नी से, धर्मपत्नी से कहा कि बच्चे में घमंड आ गया है। और उनका मन बड़ा निराश हुआ, और वहां से वो निकल गए। पिता इधर निकले, पुत्र उधर निकला। अब इस घमंड का इलाज क्या? क्योंकि जिस व्यक्ति को अहम आ जाता है उसको पता भी नहीं चलता, उसकी आंखों के आगे एक ऐसा पर्दा आता है जो दुनिया की सच्चाई ना देखना चाहता है, ना खुद के बारे में सच्चाई सुनना चाहता है। घमंड एक ऐसा पर्दा होता है जब व्यक्ति खुद की कमी को स्वीकार नहीं करता। घमंड एक ऐसी बीमारी है जब व्यक्ति सीखना बंद कर देता है और उसको लगता है कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। घमंड एक ऐसी व्याधि है जो व्यक्ति को अंततः बर्बाद कर देती है, अकेला कर देती है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो श्वेत केतु को घमंड की इस स्थिति को देख के ऋषि आरुणी को बहुत खराब सा लगा। तो माता जी को पता चल गया। माता जी बाप को भी समझती है, बेटे को भी समझती है। तो माता जी ने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने तो 12 साल शिक्षा के लिए भेजा था, ये तो बड़ा घमंडी हो गया। उसके बाद माँ ने बाप बेटे के बीच में वापस बड़ा पैचअप करवाया, बिठाया, और बाप फिर बेटे को लेके बाहर निकले वन में घूमने। और बाप ने एक के बाद एक 20 सवाल पूछे। बेटा एक भी सवाल का उत्तर नहीं बता पा रहा है। तब बाप ने कहा कि बेटा घमंड आ गया है, मुझे समस्या सिर्फ तेरे इस घमंड से है, तेरे उस बात से नहीं है कि राजा जनक की सभा में जीत के आऊंगा बाद में, वो तो ठीक है, तेरा टारगेट है कर, लेकिन तेरे अंदर अगर घमंड आया है तो बुद्धिमत्ता और घमंड दोनों आया, इसका मतलब बुद्धिमान तो तू है ही नहीं, घमंड तो आना ही नहीं चाहिए। ऐसा कैसा वृतांत याज्ञवल्क्य और गार्गी का आता है। इसलिए मैं कहता हूं, कई बार बच्चों को कहता हूं कि नौकरी लगने से, कुछ परीक्षाएं पास करने से
ये जीवन की कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है, ये घमंड के योग्य कोई ऐसी बात नहीं है। जो नौकरी लगते हैं वो ठीक है, अपना जीवन चला रहे, जो नहीं लगते उससे बेहतर चला रहे, वो उससे बेहतर चला रहे। कल हम एक प्रोग्राम में गए, वापस आ रहे थे पर तो फसल खड़ी थी, तो मैंने, मेरे पीछे साथी बैठे थे, मैंने पूछा, मैंने ये फसल किसकी है? अपने तो खेती में कभी काम नहीं पड़ा। और हमारी साइड जो ना गडरा पट्टी, अगर आपने सुनी हो, हम पाकिस्तान बॉर्डर के पास में बैठे हैं, जहाँ धरातल के अंदर पानी है नहीं, तो एक ही क्रॉप होती है। मानसून की सीजन ठीक है तो बाजरी ज्वार हो जाएगा, बाकी कोई फसलें हमने देखी नहीं, हमें नहीं पता, हम पहचान भी नहीं सकते कि जीरा कौन सा है और अरंडी कौन सी है। तो मेरे पीछे मेरे मित्र, अपना स्टूडेंट ही है, वो भी प्रोफेसर बन गए, तो उसने कहा गुरुदेव अपन जितना जिंदगी भर में कमाएंगे ना तनख्वाह में, उतना ये फसल दे रही। मैंने कहा है कौन सी, मैंने ये पूछा था। उन्होंने कहा इतना इसमें कमा रहे हैं जितना ये सरकारी नौकर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाता। तो उन्होंने उसके बारे में बताया। मैंने कहा बात पैसे की वगैरह की देखोगे तो मैं कह रहा हूं कि नौकरी लगती है तो ठीक है, नहीं भी लगती है ना तो बिजनेस के अवसर खूब होते हैं, व्यक्ति कहीं पे भी अपनी ग्रोथ कर सकता है। लेकिन प्राइमरी जो शर्त होती है वो ये होती है कि आपका आचरण बड़ा शानदार होना चाहिए। जहां जाओ आपको लोग सुनना चाहे, आप बात करो लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे कितना ठीक बोल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना व्यक्ति तो ऐसा नहीं हो कि कहीं जाने से पहले नेगेटिव वाइब्स आएंगे कि तुम आए हो। कई बार होता है ना, कहीं कोई व्यक्ति आता है तो उसकी उपस्थिति होने से पहले मन में एक ख्याल आता है कि यार ये क्यों आया है। और कुछ ऐसे व्यक्ति तो होते हैं जिनकी उपस्थिति हम चाहते हैं कि आधा घंटा और बोले। कल मैं विद्यालय में गया था तो वहां मैंने आधा पौना घंटे बात करी, तो बच्चे जोर जोर से और चिल्लाने लगे सर 10 मिनट और। तो निदेशक महोदय मेरे लेट हो रहा था, मैंने कहा 30 मिनट तो बोल दिया, क्या बोलूं? तो उन्होंने कहा सर 15 मिनट और, बच्चों की इतनी हार्दिक इच्छा है। मैंने 15 मिनट और लिए। तो अतिथि बोले कि सर 5 मिनट और ले लो फिर हम सब चलते हैं। तो कई बार ऐसी चीजें होती है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, करते रहो बढ़िया, लेकिन पहली चीज जो आपको सुधारनी है वो है अपनी आदतें, और एक अच्छा व्यक्ति बन के आपको निकलना है। अब आप मुझे ये पूछ सकते हो सर अच्छा व्यक्ति किसे कहें, कौन अच्छा होता है? तो मैंने आपको एक वापस अभी बात बताई कि अहम भाव, घमंड भाव आप में नहीं होना चाहिए। आप चाहे किसी भी बड़े पद पे चले जाना, आप कितने भी अमीर बन जाओ, लेकिन आपके अंदर हमेशा एक विनम्रता रहनी चाहिए। आप कभी भी अपने में इस बीमारी को प्रवेश करने मत देना। आपके माता पिता करोड़पति है कि आप करोड़पति, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब यहीं धरा रह जाएगा, आप चले जाओगे, ये सब यहीं रहेगा। पीछे क्या छूटेगा? गांधी जी के पास में कोई अरबों रुपए नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास में कोई अरबों रुपए नहीं थे। अरे इनकी हालत ऐसी थी कि कुछ पैसों से इनका जीवन चलता था। आप जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोगों के नाम सुनते, उनके पास में कोई पैसा और पद नहीं था, लेकिन इनका योगदान बहुत बड़ा था, इनके व्यक्तित्व बहुत बड़े थे, इसी वजह से वो जाने जाते हैं। तो अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है? तो मैं ये कहूंगा आपको कि कभी भी स्वयं में घमंड का भाव कभी मत आने देना। 12वीं पास करने के बाद बच्चे सब जब कॉलेज आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि एक बाइक होती पास में, किसी के पास होती किसी के पास नहीं होती। कई कई घर में बहुत ठीक होते हैं तो गाड़ी भी लेके आते हैं, और उसके बाद में उस गाड़ी को जो वो दौड़ाते हैं ऐसे हाथ करके सीधी, तब मुझे लगता है इसको फील हो रहा है जैसे F-16 फाइटर जेट उड़ा रहा है। तब कई बार रोक के कहता हूँ भाई घमंड किस बात का है? ये मोटरसाइकिल चलाने का घमंड है? तुझे क्या लगता है दुनिया में मोटरसाइकिल है तेरे एक के पास, या गाड़ी तेरे एक के पास नहीं? अरे लोग फ्लाइट फाइटर जेट उड़ाने शुरू कर गए हैं। अभिनंदन जैसे लोग फाइट करके आ गए, अंतरिक्ष में अपने वायुमंडल में लोग लड़के आ गए, और इधर मोटरसाइकिल का घमंड है सर। तब इन बच्चों को कहता हूं कि इस प्रकार के अंदर न पाड़ें, बिल्कुल विनम्र बने रहें और हमेशा सीखते रहें। एक अच्छा बच्चा वो होता है जो हमेशा सीखता रहता है। इसलिए कहते हैं एक संतुष्ट मनुष्य से असंतुष्ट सूअर अच्छा है। संतुष्ट मनुष्य होने की तुलना में एक असंतुष्ट सूअर अच्छा है। और एक यूं समझ लीजिए कि संतुष्ट मनुष्य से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है।
इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हमेशा अपने आप को सुधारते रहें, खुद से असंतुष्ट होते रहें। जितना आप खुद से असंतुष्ट होंगे, कहते हैं ना कि वही व्यक्ति प्रगति करता है जो अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है। मान लो मैं आज प्रोफेसर हूं, मैं अपनी इस स्थिति से असंतुष्ट हूं, तभी मैं प्रगति करने के प्रयास करूंगा। अगर मैं इस स्थिति से संतुष्ट हो जाऊंगा, उस दिन मेरी प्रगति रुक जाएगी। ये नरेंद्र जी साथी हमारे कांस्टेबल है, लंबे समय से कांस्टेबल है। मेरी बात लंबे समय से हो रही है, हमारी मुलाकात की अलग ही कहानी है। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन की लिए संघर्ष किया, पढ़ाई करी, नौकरी के साथ में पढ़ाई करना पुलिस विभाग में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है। अब इतने अंक है कि मेरा जो एकेडमी का अनुभव है वो ये कहता है कि अगले कुछ एक महीनों में हमारे स्टाफ हो जाएंगे। और नौकरी आज की थोड़ी है, 2010-11 के आसपास 13 की नौकरी, मतलब 12 साल से कांस्टेबल रहने के बाद में अपना पद चेंज कर रहे हैं। देवरा जी आपके साथ है, ये जूनियर अकाउंटेंट, इनका राजनीति विज्ञान से कोई संबंध नहीं। उसके बाद इन्होंने एमए किया, नेट किया, जेआरएफ किया और राजस्थान में 11वीं रैंक के साथ, 11वीं थी ना, 11वीं रैंक के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और प्रोफेसर बनने के बाद में भी एक बार मेरे पास फिर आए कि सर आरएस की कर लूं क्या? आपको याद होगा, मुझे याद है अच्छे से। मैंने कहा पीएचडी करो, अब छोड़ो आरएस वारएस, अब आप जिस जगह बैठे हो ना, इससे बढ़िया पैसा दुनिया में कोई नहीं। तो व्यक्ति जब अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होता है ना, तभी वो प्रगति के बारे में सोचता है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा दुनिया से संतुष्ट रहे, लेकिन खुद से असंतुष्ट रहिए। हम तो बाड़मेर का तो कुछ मामला अलग ही है, क्योंकि हम अगर रोजगार नहीं करेंगे तो मेले में चले जाते हैं। इनकी पर्यटन स्थल है, आसपास हरा भरा इलाका, खेती होती है, दिक्कत नहीं है। हम भूख मरेंगे सर बाड़मेर में, तो हमारे खेती होती नहीं है, पानी है नहीं ट्रैक्टर से, और एक दो पट्टी में पानी है, घोड़ामाली आप वाली पट्टी में फिर भी पानी है। हमारे गडरा पट्टी में आप जाके देखोगे ना, असली बाड़मेर दिखेगा। मेरे छोटे भाई की शादी थी तो कई गंगानगर हनुमानगढ़ से लोग आए थे, उन्होंने वो देखा ना, तो दिनेश ही बोले, दिनेश गहलोत सर जो राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। उन्होंने कहा गणपत जी आपका सम्मान मेरे मन में और बढ़ गया। मैंने क्यों? आप इस क्षेत्र से आते हैं? मैंने कहा हाँ। तो अब इसलिए मेरा सम्मान बढ़ गया कि आप जहां हैं वो इस क्षेत्र से निकल के व्यक्ति यहां तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा सम्मान और बढ़ गया। क्योंकि वहां के जब उन्होंने हालत देखे ना, तो हमारे उधर की हालत ये है कि डू एंड डाई सिचुएशन है। यहाँ तो नौकरी वोकरी ले लो, नहीं तो काम बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां रोजगार का अन्य कोई साधन नहीं है। तो हमारे लिए तो वही अपने आप में प्रेरणा है कि हम तो वहां असंतुष्ट होते हुए भी दुनिया से संतुष्ट। दूसरी बात, तो मैंने आपको कहा कि हमेशा असंतुष्ट रहिए खुद से, और जीवन में खूब प्रोग्रेस करते रहिए। एक चीज और सामान्य सी आती है कि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, नहीं पानी नहीं दिख रहा नीचे गया। हमारी बड़ी गलती ये होती है कि 11वीं 12वीं करने के बाद में जैसे ही कॉलेज वगैरह की दुनिया में आ जाते हैं, कंपटीशन की दुनिया में आ जाते हैं, उसके बाद में हम रास्ता भटक जाते हैं। बाड़मेर जैसलमेर में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, वहां पे ये समस्या आती है नशे पत्ते की। यहां इतनी वो दिक्कत नहीं है नशे पत्ते वाली, मगर यहां दिक्कत क्या रहती है, जनरली इनकम के सोर्स ठीक ठाक है, तो पर्यटन स्थल है, तो जनरली यहाँ पे वार त्योहार मेले वगैरह आते रहते, आप लोगों का ध्यान पढ़ाई की बजाय उन क्षेत्रों में जल्दी चला जाता है। दूसरा, मोबाइल की दुनिया में आप बड़े खोए हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिया सलाई होती, माचिस होती, जैसे अभी हमने दीप प्रज्वलित किया, इसी माचिस से हम किसी का घर भी जला सकते हैं। देखो इसके दोनों उपयोग हैं, दीप प्रज्वलित भी हुआ, किसी का घर भी जलाया जा सकता है। निर्भर करता है उस व्यक्ति पे कि दिया सलाई जला कौन रहा है। जो मोबाइल आप यूज करते हैं और हम भी यूज करते हैं, उसको आप बढ़िया तरीके से भी यूज कर सकते हो, अपने करियर निर्माण में भी यूज कर सकते हो, और उसको आप अपने आप को बर्बाद करने में भी यूज कर सकते हो। आज की जनरेशन ऐसी है जिसको मोबाइल के बारे में कहना निरर्थक है, क्योंकि आप कितना भी कह दो मोबाइल तो चलाएंगे।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल छोड़ो भली मत, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रोडक्टिव यूज करो, मतलब गलत चीजों में यूज नहीं हो कोई, जिससे क्या है कि आपका समय खराब होगा। और आपको मैं बता दूं, 12वीं करने के बाद आपके पास पढ़ने के सिर्फ 5 साल है, सिर्फ 5 साल। 5 साल कब निकलते आपको पता भी नहीं चलता। बच्चों ने जिस जो 9th में आए थे ना, वो आज विदाई होके लेके जा रहे, उनको पता ही नहीं चला कि 4 साल कैसे गुजरे, क्योंकि समय बहुत तेज दौड़ता है। और 5 साल ही पढ़ने के हैं आपके पास में। अगर इन 5 साल में आपने ठीक से पढ़ाई कर ली, अच्छी आदतें विकसित कर ली, तो जीवन में सफल हो जाओगे, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाओगे, आपकी अपनी पहचान होगी, आपको लोग कार्यक्रम में बुलाएंगे, आपको अलग से स्थान दिया जाएगा। अन्यथा 5 साल बाद अगर आप ये चीजें नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो ठीक से, तो हालत यही हो जाएगी कि फिर आप में और उस दुनिया में कोई फर्क नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी आइडेंटिटी हो, आपको लोग जाने, आपका परिवार आपके गर्व करें, जब भी आपकी विद्यालय में कोई सम्मान समारोह हो, तो एक पूर्व विद्यार्थी, सफल विद्यार्थी होने के नाते आपको अपना विद्यालय बुलाएं, वहां आपको ये सम्मान प्राप्त करें, सम्मानित करने का अवसर मिले। 50 लोगों में बैठे हुए आपको अगर अलग से बुलाया जाए, सम्मान के साथ में बुलाया जाए, आपके प्रवेश करते ही दूसरे लोग उठें, सम्मान दें, आपके उठते वक्त भी साथ में लोग उठें, तो 5 साल पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो इस दुनिया में संख्या इतनी अधिक है कि पढ़ने वाले भी खूब है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 की भर्ती आती है और 15 लाख फॉर्म आते हैं। नहीं पढ़ोगे तो 15 लाख में आरपीएससी को 1000 लोग तो मिल ही जाएंगे। नुकसान किसी को हो रहा है तो सिर्फ आपको हो रहा है। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा इस समय कि कॉलेज में प्रवेश करते ही मन में गांठ बांध लेना कि 5 साल तक कोई काम नहीं करना, सिवाय पढ़ाई की, और ढंग से पढ़ाई करनी, पढ़ाई के दिखावे नहीं। क्योंकि इस जनरेशन के साथ में बड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि इधर किताब रखी हुई है, इधर मोबाइल रखा हुआ है। कोई आएगा तब ध्यान किताब में, जाएगा तब वापस ध्यान मोबाइल में। ऐसे पढ़ाई तो नहीं होती है। ये सिर्फ पढ़ाई करने का ढोंग कर सकते हो, और ये ढोंग जिस दिन परीक्षा में बैठोगे उस दिन आपको एहसास होगा कि 2-3 साल बिगाड़ दिए, घर वालों को आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं होगा, आप भी एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे, कोई विशिष्ट बात नहीं होगी आप में। क्योंकि ये ऐसा दौर है जिसमें सम्मान शिक्षा का हो रहा है। सम्मान सिर्फ शिक्षा का इस समय। आप अगर प्राचीन काल में जन्म लेते या मध्य काल में जन्म लेते तो सम्मान तलवार का था, जिसमें भुजाओं में बल था, वो आता था गद्दी के ऊपर। अंग्रेजों का युग आया जब जिसमें पैसे का बल था, वो आगे आता था, सीट खरीद लेते थे। लॉर्ड नॉर्थ भारत में आए थे, अरबों रुपए कमा के इंग्लैंड जाके वापस प्रधानमंत्री का पद खरीदा, और वहां जाके इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री बने। जिसके पास में पैसे हैं, आधुनिक मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश काल की, उनका सम्मान होता था। और आज का जो दौर है ये है एजुकेशन का। आप चाहे राजनीति में जाओ, कहीं पे भी जाओ, राजनेताओं को लोग इसलिए बुलाते हैं कि उनसे काम पड़ते हैं हमारे। 1-2 बार बुलाया हुआ होता है तो हम उनसे काम करवा लेते हैं। भामाशाहों को, उद्योगपतियों को इसलिए बुलाते हैं कि हमारे को कभी आर्थिक सहायता करेंगे। मेरे जैसे को इसलिए बुलाया जा रहा है कि बच्चों को मार्गदर्शन दे सके। हमारे से इनका कोई स्वार्थ नहीं है। न हमारे पास में काम करवाने के लिए राजनीतिक अप्रोच है, न विद्यालय के भवन निर्माण या किसी स्टेडियम या दीवार निर्माण के लिए हमारे पास में कोई फंड नहीं है। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कंठ है और विचार है। तो हमें सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि अपने इस कंठ के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचाएं। ये है इनके असली मकसद, यही होते हैं। और इसलिए 3 ही लोग बैठे हैं तो मन में सम्मान जो है, वैसी बातें मंच में नहीं बोलनी चाहिए, मन में सम्मान फिर भी उस शिक्षक के लिए है। ये व्यक्ति जो है वो यहाँ रुकना चाहिए, मुख्य वक्ता के रूप में ये रहना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति आती विद्यालयों में, प्रिंसिपल के सामने
एक आदमी को अतिथि बनाना है, नेताजी को बनाया है कि मुझे बनाए, तो मैं कहता हूँ यार मेरे को कुछ मत बनाओ, मैं यूं ही घूमता घूमता आके 10 मिनट बोल के चला जाऊंगा, तो कि नहीं। अभी एक दो बार कहीं विद्यालय में मुख्य अतिथि बनाया तो उन क्षेत्रों के राजनेताओं को लगा कि हमारा नाम ऊपर क्यों नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे विवाद अपने को पैदा नहीं करने, सम्मान आप करते हो, मन से सम्मान होना चाहिए, वो कर रहे हो, इससे ज्यादा क्या हो सके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज का जो दौर है वो एजुकेशन का दौर है। आप सफल दिखने की कोशिश करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सफल बनने की कोशिश करोगे तब आनंद है। आप कितनी भी चीजें हासिल कर लेना, अगर आप अंगूठा छाप है या आपके पास में एजुकेशन नहीं है तो चार लोग बैठेंगे वहां, आपको मुंह उतारना पड़ेगा। नहीं तो आज कैसी भी बौद्धिक डिस्कशन होती है, हम जाके वहां भाग लेते हैं बराबर, अमेरिका यूक्रेन में क्या हो रहा है, कहां पे क्या चल रहा है, हम वहां पे अपने विचार रखते हैं और चार लोग देखते हैं यार बड़ा इंटेलिजेंट लोग है। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भी ध्यान से सुनते हैं, ठीक बोल रहा है क्या, तो हमारे पास में सिवाय बोलने के कुछ नहीं है। और यही चीजें आकर्षण का केंद्र होती है। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा कहता रहता हूं कि खूब पढ़िए, जितना पढ़ोगे उतनी आपका कद बढ़ता जाएगा। जितना आप अपने व्यक्तित्व को निखारोगे, अपने व्यक्तित्व के दोष दूर करोगे, उतने लोकप्रिय होते जाओगे। हर व्यक्ति चाहेगा कि वो उससे बात करें। आपने खुद ने नोट किया होगा, 20 बच्चे जैसे बैठे हैं, उनमें से आपको वो व्यक्ति पसंद आएगा जो बहुत दमदार तरीके से और बड़ी सटीक बात कर रहा है। तब आप सब उसको देखने की कोशिश करोगे, यार ये तो ठीक इंटेलिजेंट है। एक समय था जब शक्ति लोगों को आकर्षित करती थी, आज ऐसा दौर आया है जब बुद्धि व्यक्ति को आकर्षित करती है। अब मेरे जैसे के पास में तो है कुछ ना, तो शरीर है न, हमारे पास में कोई पैसा है, ठीक है। जहां बैठते हैं बच्चों के साथ बैठता हूं सर, मैं तो 8वीं 10वीं के पास बैठता हूं तो उनको लगता ही नहीं है कि ये प्रोफेसर है, मैं उनके साथ वैसी बात करता हूं। कई मित्रों के साथ जाता हूं तो उनके साथ कहीं उनको एहसास ही नहीं होने देता कि भी मैं ठीक ठाक जगह पे हूं, बिल्कुल नहीं। मारवाड़ी में बोल रहे हैं तो मारवाड़ी में ही बात होगी। अच्छे पढ़े लिखों के साथ बैठते हैं तब हमारी बात का लेवल अपने आप चेंज हो जाता है। अभी आपसे मैं जो बात कर रहा हूं वैसी बात अगर यहाँ पे आप अभी आईएएस आरएएस की तैयारी करने वाले होते तो नहीं कर रहा था, वहां मेरी बात अलग होती बिल्कुल। अगर किसी सेमिनार में जाते हैं, वहां प्रोफेसर बैठे होते हैं, वहां पे अगर अपना लेक्चर देना होता है, वहां हमारी बात बिल्कुल अलग होती है। जहां कहीं अंग्रेजी की कॉन्फ्रेंस होती है वहां हमें इंग्लिश में बोलनी पड़ती है, वहां बिल्कुल बात ही अलग होती है। हर जगह हम हमारा रूप चेंज कर देते हैं। ये सिर्फ किताबों से मुमकिन हुआ है, सिर्फ किताबों से। मैं आपको सिर्फ इस चीज का महत्व समझाने आया हूं 250 किलोमीटर से, कि जीवन में पढ़ाई और अच्छे व्यक्तित्व के सिवाय कुछ और है ही नहीं। अगर ये दोनों ही चीजें आपके पास में नहीं है तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है आपका। बस इन चीजों का ध्यान रखना है। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया जो 12वीं क्लास का स्टूडेंट, 2014-15 की सर बात होगी। वो बच्चा क्या जर्दा खाता था। जर्दा होता है ना, आपने देखा, आपको सब पता होगा ये बच्चों को तो पता क्या होगा सर, हमारे को तो अनुभव भी है कईयों को, है ना। लेकिन बच्चे का हिम्मत देखो, वो मेरे पास आया। मेरी विद्यालय में, कॉलेज में ऐसी छवि बनी हुई है कि क्लासरूम में मैं बहुत स्ट्रिक्ट होता हूँ, बच्चे डरते हैं बुरी तरीके से, सांस भी ठीक तरीके से नहीं लेते कि सर डांट लेंगे। और क्लास के बाद मेरी छवि ऐसी है कि कोई भी बच्चा आके अपनी कैसी भी समस्या हो बता देता। क्लास खत्म हुई, विदाई का उनका उत्सव था, तो मैं 14-15 में किसी विद्यालय में गया था, तो उस विद्यालय से मेरे पुराने रिश्ते थे। तो बच्चा मेरे पास आया, मैं यूं ही बैठा था, तो मैंने कहा सर आपसे एक पर्सनल बात करनी है। पर्सनल तो जनरली पर्सनल कहते हैं तो मैं समझ जाता हूँ मोटा मोटा क्या कहना चाह रहा होगा, थोड़ा थोड़ी देर में करते हैं। आधे घंटे के बाद में मैं गाड़ी में जाने लगा तो मुझे याद आया वो बच्चा वहीं खड़ा था, मैं उस साइड में गया, उससे बात होता क्या हुआ। तो सर 10वीं में मैं ठीक था, पढ़ाई में मेरे अच्छे परसेंटेज थे, फर्स्ट डिवीजन था। 11वीं में सर मैं क्या थोड़ा रोल हो गया, मतलब गलत लोगों के साथ।
और 11वीं में मैंने सर ये नशे पत्ते शुरू किए, अभी भी मैं सर ये खाता हूँ। और 11वीं में मेरे ऊपर सर एक केस भी हो गया, गाड़ी का कोई ऐसा, फिर मेरे को मारने पीटने आए, मैंने भी मार पीट दिया, तो 12वीं में एक और केस हो गया। अब सर मैं इस दुनिया में मतलब दुखी हो गया हूँ कि केस हो गए, मैं अब पढ़ना चाह रहा हूँ, तो केस से तो सर मेरा तो चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस वेरीफाई नहीं होगा, तो मेरी नौकरी भी नहीं लगेगी। वो तो होता है ना ऐसे। और नशे पते, मेरे माँ बाप ने बहुत उम्मीदें, मतलब उसको रिग्रेट होने लग गया 12वीं कक्षा में, क्योंकि मैंने पहले तो स्पीच दिया, उसके बाद वो मेरे से मिला, उसको लगा कि यार पढ़ना चाहिए जीवन में, सबसे बढ़िया चीज तो यही है कि 4-5 साल बढ़िया मेहनत करके लाइफ अगर सेट हो रही है तो इससे बढ़िया तो मुझे लगता कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा अभी पढ़ने की इच्छा है तो ठीक है। मैंने उससे कुछ देर बाद की, मैंने कहा पहले तो नशा पता छोड़ दे दो। छोड़ने के बाद 1 महीने बाद मेरे से वापस बाड़मेर में आना, मिलना मेरे से। जब तक ये नशा करेगा तब तक मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मुझे बात करने का कोई इंटरेस्ट है नहीं, ना मेरे पास टाइम है। जिस दिन ये पूर्ण रूप से छूट जाए ना, उस दिन तू मेरे से आके मुलाकात करना, हम आगे की रणनीति करेंगे जो भी। 15 एक दिन बाद बच्चा आ गया कि सर मैंने सब नशे छोड़ दिए, मैंने जर्दा छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दी, अब अपने शरणों में लो और मुझे पढ़ाओ, और ये केस का क्या होगा। तो मैंने कुछ पुलिस साथियों से बात करी, उन्होंने कहा भाई दोनों पक्ष अगर राजी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे बताए स्थितियां कि उसमें हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कोई संगीन अपराध भी नहीं है, नॉर्मल छोटे छोटे अपराध है। तो मैंने उसको आश्वस्त किया कि तू बढ़िया पढ़, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद में घरेलू स्तर पर समझौते करके और चीजें ठीक हो जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। अब वो बच्चा कोचिंग आना शुरू हो गया, पढ़ना शुरू कर दिया, पीछे की लाइन में ठेठ पीछे जाके बैठता था क्लास में, मेरी क्लास में, तो कोचिंग में आया। 3 साल तक उसने बहुत बढ़िया पढ़ेगी, और फिर कोविड का दौर आ गया, उसमें भी वो पढ़ता रहा। उसने बीएड भी कर ली, इस दौरान एमए कर ली, और पिछली जो 2022 की वैकेंसी आई सेकंड ग्रेड की, तो उसमें उसकी सामाजिक के अंदर बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होते आया सर, अब केस का कैसे करेंगे। केस का तो उसको टेंशन, मैंने उसको इतना भरोसा दिलाया था कि तू नौकरी ले, केस क्लियरेंस की गारंटी मेरी, मैंने गारंटी तो ले ली, तो केस क्लियर कैसे करवाएं। फिर उसके पिताजी भी दूसरे दिन साथ, मैंने पिताजी को ले आना, पिताजी से बात करी कि उसको जमीन वमीन दे दिला के ऐसा कुछ करवा के, उन्होंने भी शर्त रख ली कि भाई केस वापस लेना है तो हमारे को वो 2 बीघे हैं वो दे दो, ये कर दो, वो आपको गाँव वाली बातें बताइए। कुछ जमीन वमीन दे के मामला सेट किया, और दोनों पक्ष राजी हो गए। उसके बाद में जो भी न्यायिक प्रक्रियाएं होती है उन प्रक्रियाओं को फॉलो करके उसकी नियुक्ति होगी, ज्वाइनिंग कर ली, और उसके बाद में उसने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू की। और उसका 23 वाली जो पिछली भर्ती थी ना, उसमें उसका फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन हो गया। लेक्चरर अभी इंटरव्यू देगा, कॉलेज लेक्चरर का, हमारे साथ ही प्रोफेसर का भी इंटरव्यू देगा। अब उस बच्चे को मैं देखता हूँ ना, उसकी जर्नी देखता हूँ, तो मैंने उसकी जर्नी 11वीं कक्षा से लेके अभी, अगर वो प्रोफेसर बन जाता है, नहीं भी बनता है तो क्या फर्क पड़ता है, राजपत्रित अधिकारी तो हो ही गया अभी। तब मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अगर अंदर से ठान लेना कि मुझे सुधरना है और मुझे जीवन में अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे मेरे पिता की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति 4 या 5 साल के अंदर अपने आप कर लेता है। क्योंकि आपके अंदर अगर इच्छा जागृत होगी ना करने की, तब आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने आप पकड़ोगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। मैं सम्मेलन में गया, उसमें से उस एक व्यक्ति नहीं पकड़ा मुझे, भाषण देके तो मैं निकला था, वहां 500-700 बच्चे थे, उसको लगा कि ये ठीक है, बातें भी ठीक कही है और ये पार पड़ सकती है। वो अलग से आया, हिम्मत करके बोला, और उसके बाद से जब आपके अंदर भी ये भावना आएगी ना कि मुझे ठीक करना, भगवान की मेहरबानी से आपके ऐसे कोई केस नहीं है और आगे भी ना हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन जिसको बनने की इच्छा होती है ना, वो अपने आप ही अपना मार्गदर्शक ढूंढ लेता है कि ये व्यक्ति अपना तारणहार हो सकता है। बस आधा काम यही हो जाता है कि अगर आपने एक अच्छे व्यक्ति की अंगुली पकड़ ली तो वो आपको अपने आप सही डायरेक्शन में ले जाएगा। फिर अगर बनने की आगे इच्छा है, फिर आप उस व्यक्ति को
अंध भक्त जैसे कह सकते हो, बिल्कुल ब्लाइंड फॉलो करिए, जैसा वो कह रहा है करते जाइए, वो पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ये करिए, वो करिए। आप देखना जितने आप पढ़ाई में डूबोगे ना, उतनी बाकी चीजें अपने आप छूटती जाएगी, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। आपके दोस्त बदल जाते हैं, आपके ग्रुप बदल जाते हैं, आपके साथ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिसका संबंध सिर्फ पढ़ाई से है। देखो, जर्दे वाला जर्दे वाले को ढूंढ लेता है, गुटके वाला गुटके वाले को ढूंढ लेता है, शराबी शराबी को ढूंढ लेता है, 20 में से सीधा उसके पास जाएगा। चले, आपकी जैसी आदतें होती है ना, आप वैसे व्यक्ति को ढूंढ लोगे। आप जैसी आदतें विकसित करोगे, वैसा आदमी ढूंढने में आपको 5 मिनट का भी समय ज्यादा नहीं लगेगा। फिर ग्रुप बन जाएगा और पूरा ग्रुप का ग्रुप आगे बढ़ता। आज हम यही बात कर रहे थे, मंडार से निकले तो वहां थाना अधिकारी है, वो मेरे पुराने मित्र भी है, स्टूडेंट भी है। तो यूं ही एक दिन हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा गुरु मंडार होके जाओ तो कभी मिल के जाना। तो अभी मैं नरेंद्र जी से पूछ रहा था, रानी गांव निकला, तो रानी गांव था ना, चोरी है, रानीवाड़ा, रानी गांव तो अपने उधर रह गया। तो उन्होंने कहा मंडार होके चलेंगे। मंडार, मैंने कहा नाम सुना सुना आ रहा है, थाना अधिकारी कौन है? तो गए रविंद्र जी। मैंने कहा मित्र हैं, बात करके चलते हैं। तो वहां हम यही बात कर रहे थे। मैंने कहा कि 12 साल बाद हम मिले, हमारे ग्रुप में अब कोई शेष नहीं रहा, किसी के 3 स्टार है, किसी के 2 स्टार है, किसी के भगवान की मेहरबानी से अशोक स्तंभ है, किसी के गाड़ी के आगे स्टार लगे हुए हैं सैन्य अधिकारी, और कईयों के लाल बत्तियां मिली हुई है। एक मैं हूं जो कॉलेज शिक्षा में आया, और मेरे साथी मुझे पहले ऐसे चिढ़ाते भी थे क्योंकि मैं उन सब में ठीक था पढ़ाई में। ये पहले भी कहते थे, मेरे दोस्त कहते थे कि तू मास्टर ही ठीक है, बोलता है, गाइडेंस फोकट का गाइडेंस दे देता था कई बार, तो मास्टर ही ठीक है। मैं सच में टीचर बन गया, और आज वो सारे साथी कहते हैं कि आपकी लाइफ सबसे सही है। बाकी प्रशासनिक अधिकारी होना मतलब 24 घंटे ड्यूटी होती है, मेंटली फिजिकली बहुत फिट व्यक्ति चाहिए। तो मेरे ग्रुप के अंदर सारे लोग अच्छी अच्छी जगह पे, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे रहने की, खाने की, पीने की कोई परेशानी नहीं है, साथ में चलते हैं। कश्मीर भी जाता हूँ तो वहां पे भी मेरे कई सारे मित्र हैं जो आर्मी में हैं, सेवा भगत होती है, बनतल होती है बढ़िया तरीके से, कहीं होटल में रहना नहीं पड़ता। अब चाहे गुजरात जाते हैं तो वहां मित्र है, जहां भी जाते हैं 1 2 2 4 4 मित्र सब जगह सेट हो गए। और बढ़िया एक नियति, कहते हैं नियति ने आपके लिए बड़ी खूबसूरत योजना बना रखी होती है। आपने क्या सोचा है आपके लिए, उससे बेहतरीन तो आपका ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा। आप कुछ नहीं सोच सकते। पीछे मुड़ के देखता हूं ना 10 साल, कि जब 2005 में मैंने 12वीं की थी, मैं तो क्या पूरा इस सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ, 1 साल में आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा था, बाकी पूरा गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में पढ़ा। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरी 10th क्लास के लोग अब क्या कर रहे हैं, अता पता ही नहीं है। जो बहुत इंटेलिजेंट थे वो पता नहीं कहाँ है। अब उनके कभी कभी मैसेज आते हैं कि अपन साथ में पढ़ते थे, और पता नहीं पढ़ते थे, अब तो याद नहीं है। 8वीं क्लास को देखता हूं तो लगता है कि कितने लोग आगे थे, वो अब कहाँ है, हम कितने पीछे थे, हम कहाँ हैं। पीछे मुड़ के अगर आप भी आगे 10 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, जब मालाएं पहनी हुई अभी आज 2025 है, 2035 में आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप में से कौन कहां पे, किसी को कुछ नहीं पता। भले आप एक ही योजना बना के निकलो कि मैं ये तैयारी करूंगी या ये करूंगा, पता ही नहीं है आपको। इसलिए मैं कहता हूं एक ही चीज करो, बस तैयारी करते जाओ। आप कहां जाने वाले हो ये किसी को नहीं पता। नरेंद्र जी कह रहे थे कि मैं परीक्षा देने आया था गवर्नमेंट कॉलेज में, वहां पर हमारे वहां प्रोफेसर ने चेक वेक किया, छोटे प्रोफेसर आए थे 21 साल के, एकदम हमारे साथी अभी वो। नरेंद्र जी उनको देखा और आपने कहा कि यार ये नौकरी भी ठीक है क्या? और जिनके दिमाग में कभी था ही नहीं प्रोफेसर बनना, उसकी तैयारी शुरू करते हैं, 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, और अभी बड़ा अपना अच्छा काम कर लिया, इनका काम हो गया। तो कई बार हम नहीं सोचते, हमारे लिए डेस्टिनी ने बढ़िया प्लान कर रखा है, बस आप तो मेहनत करते जाइए। आप कहां जाने वाले हो ये आपको सच में नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। मेरे दिमाग में ये जरूर था कि RS IAS कुछ अधिकारी हो जाऊंगा या सेना में अधिकारी बन जाऊंगा, ये दिमाग में जरूर था।
पर ये शिक्षा विभाग में नहीं था। फिर हेल्थ डाउन हुई और एक बीमारी में फंस गया। उसके बाद में डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि भाई ये दोनों सेवाएं आपके काम की नहीं है। तब मैंने एजुकेशन का रास्ता अपनाया। तो एजुकेशन में भी इतना नहीं सोचा था, फिर यही सोचा था सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बन के गाँव बैठ रहेंगे आराम से। कभी नहीं सोचा पीएचडी का। 2012 में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट कराया, मेरी राजस्थान में पहली रैंक लगी। उसके बाद वो छोड़ दी। मैंने कहा अपने को क्यों करनी पीएचडी जब अपने को प्रोफेसर बनना ही नहीं। अब वो पीएचडी 10-12 साल बाद वापस की। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर बन गए। तो आप क्या सोचोगे, आपसे बेहतरीन आपके लिए सोच रखा है। बस आपको क्या करना है, अपनी अच्छी आदतें विकसित करो और पढ़ते जाओ। बाकी कहाँ जाने वाले हो किसी को नहीं पता। हमारे एक दोस्त थे जो पीएमटी की तैयारी करे, उसमें पीएमटी होती थी, सीपीएमटी आरपीएमटी, डॉक्टर के लिए 3 साल जबरदस्त तैयारी करी। अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बड़ा निराश हो गए और उनके भाई साहब ने कहा कि ऐसा कर हैदराबाद चला था, वहां उनकी बिजनेस वगैरह ठीक थे। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं जाऊंगा हैदराबाद, तो बीएससी करूंगा और आईएएस की तैयारी करूंगा। उसने कहा था डॉक्टर में हुआ नहीं, रहा आईएएस की करेगा। जिद का व्यक्ति पक्का होता है तो कुछ न कुछ ले पड़ता है, ये तो तय बात है। जिद होनी बहुत जरूरी है। अब आप जिद देखिए, वो आगे जयपुर, जयपुर में बीएससी करी। बीएससी करने के बाद एज बढ़ गई, क्योंकि 3 साल वो आरपीएमटी के अटेम्प्ट लिए तो एज बढ़ी गई। अब थक तो नहीं गए बच्चे? हाँ? थक गए तो खत्म करूं, क्योंकि मैंने सोचा मैं अकेला ही हूं तो ठीक है ना, आराम से बोलूं। फिर इतना दूर से आए तो टाइम तो दबा के लूं फिर। एक बार अभी गया था वहां पे वो सूरतगढ़, देखा मंच पे अकेला ही था तो 1.5 घंटे बोला फिर आराम से। मैंने कहा फिर क्यों जल्दबाजी किस बात की। वो जयपुर गए, बीएससी करी। करने के बाद में बायोलॉजी पढ़ी हुई थी, वो ऑप्शनल ले लिया, आईएएस में लग गए तैयारी करने। 3 अटेम्प्ट तक फेल हुए और चौथे अटेम्प्ट में इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस मिला। आईआरएस मिला और अभी मुंबई के अंदर बढ़िया अच्छे जीएसटी में है, उसमें कमिश्नर पोस्ट है। लाल बत्ती की गाड़ी, शानदार फ्लैट, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद उनके जो कई सीनियर थे जो डॉक्टर में हो गए थे, उन्होंने डॉक्टराई 4-4 साल करके फिर आईएएस की तैयारी करके उनके जूनियर हो गए। अब वही डॉक्टर जो 4 साल पहले बने थे, उनका नहीं हुआ था, वही लोग अब उनके जूनियर हो गए, वो उनके सीनियर है। तो कई बार हम बैठते हैं तो ये बातें होती रहती, क्योंकि हमारा ईश्वर की मेहरबानी से ग्रुप बड़ा अच्छा है और सारे ग्रुप में सब सफल है। उनको सफल होते देख हमने सोचा ये हो रहे तो हम भी हो जाएंगे। इसलिए धीरे 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 सारे लोग हो जाते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि नियति ने आपके लिए बढ़िया सोच रखा है। आप तो बस बढ़िया पढ़ाई कीजिए और हर दिन अपने में सुधार करते रहिए। किसी अच्छे मार्गदर्शक का सहारा लीजिए, खूब पढ़िए। और जब भी कोई दिक्कत आती है जीवन में, समस्याएं खूब आएगी। 12वीं करने के बाद असल में संघर्षों का दौर शुरू हो जाता है। तब आप अपने वापस गुरुजी को याद करिए कि मुझे क्या करना है इस स्थिति में। जब भी फंसो, जब भी कहीं फंस जाते हो, इसलिए मैं कई बार मोटिवेशन शब्द की जगह पे मार्गदर्शन शब्द ज्यादा पसंद करता हूं। क्योंकि मोटिवेशन तो क्या है कि 10 मिनट का होता है। मैं अभी आपको बहुत ज्यादा उत्साहित करूंगा तो आपको लगेगा कि मुझे आईएएस बनना है, और घरे जाए किताब खोलने के बाद में 2 पेज पढ़ लिए पूरी बात भूत उतर जाएगा अपना काम में, बस ही बात खोल के। क्योंकि ये मोटिवेशन कितना आधे घंटे से ज्यादा नहीं रहता, और बहुत ज्यादा कोई खतरनाक मोटिवेटर हो तो 2 घंटे। अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली यही होता है कि असलियत सामने आ जाती है। आप ज्यादा देर तक दूसरों को सुन के मोटिवेट नहीं हो सकते, लेकिन आप मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो लंबे समय तक किसी की बताई हुई दिशा पे चल के सफल जरूर हो सकते हैं। इसलिए मैं आजकल कहीं पर भी ये शब्द भी यूज नहीं करता हूँ मोटिवेशन में। मार्गदर्शन लिखता हूँ, पाथ फाइंडर लिख लेता हूँ, गाइडेंस लिख लेता हूँ। हालांकि ठीक है, परंपरा में बना हुआ शब्द है, ऐसा मैं इसका आप विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं यूं मतलब एक बहुत ही हल्के और लाइट मूड में कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये शब्द ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए आप अपना एक अच्छा मार्गदर्शक चुनिए, और जब भी कभी आपको जीवन में किसी भी मोड़ पे समस्या आती है, बेझिझक उनसे बात करिए। आज सुबह ही जब आ रहा था तो
8 बजे मैं बाड़मेर से एग्जैक्टली निकला। नरेंद्र जी ने कहा था कि 8 बजते अपन निकलेंगे तभी टाइम पे पहुंचेंगे। 8:05 पे मैं कोचिंग सेंटर आया तो वहां 2 लड़कियां वेट कर रही थी। तो आते वो पैर से, मैंने कहा बेटा बता क्या हुआ। तो सर मेरी माइग्रेन की दिक्कत है, रात को नींद आती नहीं है, 2-2:30 बजे नींद की टेबलेट लेती हूँ फिर नींद आती है, और ये सिलसिला 4 महीने से चल रहा है। ऐसा क्या हुआ? बस परीक्षा को लेकर तनाव है। नींद की टेबलेट बॉडी के बायोलॉजिकल बहुत ज्यादा चेंजेस करती है। उसको बैठ के 15 मिनट समझाए, 15 मिनट समझाया तो क्या हमारा थोड़ा टाइमिंग, वो जो 8 बजे था वो 8 साढ़े 8 हो गया। वो एक को समझा रहा था, तब दूसरी बच्ची आई जो नीट की तैयारी कर रही। उसने कहा सर परीक्षा है मई में, पता नहीं क्या होगा, इस बार नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मैंने कहा क्या होगा, फेल होगी, इससे ज्यादा क्या होगा, फेल ही होगी ना। तो क्या इसका ही डर है, कोई बात नहीं, फेल होने के बाद मेरे पास आ जाना, तेरे को मास्टर बना देंगे साइंस का। ठीक है अब तो क्या, सब ठीक है। और तो क्या होगा, कोई मारेगा तो नहीं भाई। सिलेक्शन हो गया तो डॉक्टरी कर लेना, नहीं हो जाता है तो फेल होगी, फेल होने के बाद मेरे पास आ जाना। हम फेल होने वालों का सहारा है। हमारे पास में उन लोगों की संख्या अधिक है जो असफल होते हैं। बेटे पास होने के बाद में तो मिठाई खिलाने आते हैं, कई तो ऐसे नकार देते हैं कि नहीं नहीं हम तो कहीं कभी गए ही नहीं। ये हर जगह ये समस्या है। अब मैं कई बार स्टूडेंट को कहता हूं कि अब कितने भी बड़े बन जाओ, एक व्यक्ति जब मंजिल पे पहुंचता है, ध्यान से सुनना, तो उसके पास 2 तरीके हैं। या तो छलांग लगा के आता, जैसे ये यहाँ पे मंच है, ये मंच 4 फीट का होता तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं छलांग लगा के ऊपर चढ़ता या सीढ़ियों से चढ़ता। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, जब भी कोई स्टूडेंट अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, नौकरी लेता है या कोई अच्छी जगह जाता है, तो उसको वहां पहुंचाने में सीढ़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये सीढ़ियां कौन है पता है? ये गुरुजन है, ये परिवार है, ये मित्र है। और ये समाज, परिवार, मित्र, गुरुजन, ये सारे लोग सीढ़ियों का काम करते हैं, तब जाके आप मंजिल पर पहुंचते हैं। और होता क्या है, मंजिल पर पहुंचने के बाद लोगों की नजर ऊपर होती है तो सीढ़ियां दिखती नहीं है। और जब सीढ़ियां नहीं दिखती है तो सीढ़ियों को डिनाई कर देते हैं कि ये सीढ़ियां थी ही नहीं। और एक व्यक्ति के जीवन में हाइट आती है तब एक बार वो गिरावट भी आती है। कभी भी ध्यान रखना, पीक ही पीक नहीं रहता। ये ग्राफ है, चढ़ेगा गिरेगा, चढ़ेगा गिरेगा, और जब गिरता है तब वापस कौन याद आती है? सीढ़ियां। यही दोस्त आपको वापस संभालते हैं, यही परिवार आपको संभालता है, कोई बात नहीं बेटा देख लेंगे। यही गुरुजन वापस संभालते हैं। लेकिन हमने क्या किया, उन सीढ़ियों को डिनाई कर दिया और आप गिरोगे, और उस गिरावट के दौर में फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए कहता हूं कि जब पीक पे जाते हैं तो सीढ़ियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि आपके पतन या गिरावट के दौर में यही सीढ़ियां आपको वापस सहारा बनने वाली है। तब कहता हूं कि जब आप किसी भी जगह चले जाएं, अपनी जड़ों को नहीं भूलें, अपने गुरुजनों को क्रेडिट देते रहें, अपने माता पिता को। अरे अब तो 2-4 शब्द पढ़ने के बाद माँ बाप को भी कह देते हैं कि आपको क्या पता। ये ऐसी जनरेशन आई है, 4 शब्द पढ़ने के बाद माँ बाप को कह रहे हैं कि आपको क्या पता। ये वो माँ बाप है जिन्होंने जीवन के 60 साल का अनुभव अपने पास में संग्रहित करके रखा है, उसको कह रहे हैं कि आपको क्या पता। तब दिमाग में ये बातें आती है कि कितना सीढ़ियों को भूल गए। तो कभी भी इन सीढ़ियों को मत भूलना, क्योंकि यही सीढ़ियां हैं जिन्होंने आपको ऊपर उठाया है। जब गिरोगे तब यही सीढ़ियां आपको बचाएगी। तो कई बार मैं बात कर रहा था ना कि पास होने वाले स्टूडेंट कई बार नजर चुरा के निकलते हैं, तो हम कहते हैं बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, हम तो नेकी कर दरिया में डाल वाली थियरी पे चलते हैं। भलाई करते जाओ, भूल जाओ। नियति में प्रकृति ने कुछ तय कर रखा है तो लौट के अपने आप आएगा। भलाई करो और भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट दें न दें हमें कोई मतलब नहीं, हम उम्मीदें भी नहीं रखते। आज की स्थिति है कि हम बच्चों को पढ़ा के छोड़ देते हैं, नौकरी लगती है, मिठाई लेके कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको पढ़ाया नहीं है, केवल मार्गदर्शन ही दिया था, किसी ऑनलाइन वीडियो से मार्गदर्शन दिया, वहां से पढ़ के आगे। सर एक बात बताऊंगा, मैं बूंदी से एक लड़की आई मेरे पास 2022 में,
बूंदी बाड़मेर से कम 700-800 किलोमीटर दूर होगा। बूंदी की थी 12 की, मतलब मुझे एग्जैक्टली जिला याद नहीं आ रहा है। वो दादी जी के साथ में आई। वो लड़की लेक्चरर बनी थी इतिहास के अंदर। तो हुआ क्या था कि कोविड के काल में, उससे पहले, अब बच्चियों को तो क्या बाहर भेजने के लिए इतना हिम्मत होती नहीं है परिवार को, पता नहीं सुरक्षा का लेके बहुत डर रहते हैं। कोई बच्ची ने कहीं ऑनलाइन मेरे को सुना, उसको लगा कि सर ठीक बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक एक बात को सुना, मेरी बात को वो नोट करती गई, लिखती गई डायरी पे, उसको अनुसरण करती गई, जीवन में लागू करती गई, मेरे इतिहास के कोर्स से पढ़ती गई। 22 में उसका स्कूल लेक्चरर में इतिहास में चयन हुआ, पहली नौकरी थी उसकी वो। उसके बाद वो बच्ची बाड़मेर आई, मेरे को डायरी गिफ्ट की। तो डायरी तो उस समय पैक थी तो मैंने खोली नहीं। घर गया, उसको डायरी खोल के देखता हूँ तो वो सारी बातें उसने लिख रखी है जो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ बोली थी, किसी लेख में लिखी थी। क्योंकि मैं लिखता भी हूँ, जब भी मैं टेंशन में होता हूँ तब लिखता हूँ, ये मेरी आदत है। जब भी तनाव की स्थिति में होता हूँ तब मेरे पेन चलती है, मैं 2 ही घंटे लिखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि क्या टेंशन थी। आदत होती, सबकी अपनी अपनी आदत होती है। कोई टेंशन में दारू भी पीते हैं, और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो टेंशन में लिखता हूँ। फिर जब वापस जीवन की किसी मोड़ पे जब वो लेख पढ़ता हूँ ना, तब बड़ी अच्छी अनुभूति होती है कि टेंशन के दौर का भी हमने प्रोडक्टिव यूज कर दिया। और जो व्यक्ति सिचुएशन में गुजर रहा होता है ना, कि जिस सिचुएशन में आप गुजर रहे होते हैं उस समय विचार आते हैं, वैसे 2 घंटे बाद में वे विचार वापस नहीं आएंगे। लिख लो उसको फटाफट। पुराने लोग डायरी मेंटेन करते थे, जैसी विचार आया फटाफट उसको उतार दो। 4 महीने बाद जब आप वो विचार पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा यार मैं इतने बढ़िया विचार रखता हूं क्या, तो इतना अच्छा मैं लिख भी सकता हूं। तो वो बच्ची आई, मैंने उसके वो डायरी पढ़ी तो उसमें उसने वो सारी बातें लिख रखी थी जो मैंने कभी आर्टिकल में लिखी या कहीं बोली। और फिर उसने मेरे को बताया कि सर मैं एक एकलव्य की भांति हजारों किलोमीटर दूर बैठ के आपको पूर्ण रूप से फॉलो किया। मुझे ये भी याद है कि क्लास के दौरान आपने पानी भी कहाँ पिया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता तो पानी भी पीते। उसको सर हमारी भी आदत हो गई थी, आप पानी पी रहे उस समय हम भी पानी पीते, पढ़ते पढ़ते हमें पानी पीने की आदत भी आपने लगाई थी। और हमने एक एक शब्द को अनुसरण किया और अपने जीवन में वो बड़ी अच्छे से सेट हो। जिसके परिवार में कोई नौकरी की पृष्ठभूमि नहीं है, एक बुढ़ी माँ है, पिताजी उनके है नहीं, और वो बच्ची है वो जॉब लगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छे मार्गदर्शक रखिए, खूब सारी मेहनत करिए और अच्छी आदतें विकसित करिए, अपने आप को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाइए, अपने गुरुजनों को कभी भूलना नहीं है। वो बच्ची मुझे अगर नहीं बताती, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने उसको पढ़ाया है। बस उसकी एक आदत, उसकी वो क्वालिटी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि चयन के बाद में भी वो अपने गुरुजनों के पास में हो। तो मैं आपको यही कह रहा था कि बड़े बड़े बन जाओ तब भी अपने सीढ़ियों को भूले नहीं, वापस आए। गुरुजनों को इतना नमस्कार करने से उनका जी खुश हो जाता है। वो आपसे तनख्वाह थोड़ी मांग रहे हैं, सिंपल सा सर प्रणाम, बस इतने में राजी। मैं मेरे स्कूल में, मेरे गांव में मैं पढ़ा था, मेरा गांव फोगेरा है, गडरा रोड में आता है। तो वहां पे हमारे को लक्ष्य सिंह जी पढ़ाते थे जब मैं प्राइमरी एजुकेशन में था, 5वीं 6ठी क्लास में। जब मैं सेकंड ग्रेड बना तो मेरी पोस्टिंग पहली वहीं हुई, और लक्ष्य सिंह जी उस समय भी विद्यालय में ही थे। और जब मैं ज्वाइनिंग करने गया तो लक्ष्य सिंह जी 3rd ग्रेड ही थे, क्योंकि उन्होंने बीएड किया नहीं तो प्रमोशन हुआ नहीं, और मैं बना 2nd ग्रेड। लेकिन मैं जैसे ही स्कूल जाता था तो सर के पैर छूता था। सर कहते अरे नहीं अब बेटा आप नहीं, नहीं नहीं सर आप मेरे गुरुजी रहेंगे, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, आप मेरे लिए हमेशा सम्मानीय, आपने हमें दिशा निर्देश दिए थे और उसी की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। तो ऐसे अवसर जिंदगी में बहुत आते हैं, आप बहुत आगे बढ़ोगे और इन सब का पीछे सम्मान करते रहिए। बताने के लिए खूब सारी बातें हैं, बोलना शुरू करें तो हम 5 घंटे भी रुक नहीं सकते, लेकिन अब मैं बात को खत्म करूंगा। आपने बड़ा सुंदर आयोजन किया। सिरोही की धरा पर मैं शायद 4थी या 5वीं बार भाषण देने आया हूँ। जितनी बार आया हूँ उतने हर बार मुझे एक नया, अलग और नया उत्साह हमेशा देखने को मिला। पहले मैंने काफी दिन आनाकानी की थी, नहीं आने की, नहीं आ पाऊंगा नहीं, क्योंकि इस बार मैंने सभी को ही मना किया था। अब 1 तारीख को फिर 2 कार्यक्रम में गया, फिर
सर ने कहा कि नहीं, एक बार आप आइए, और पता नहीं इस भूमि में क्या ही लगाव है, अट्रैक्शन है कि किसी को भी खींच ले आती है। हमारे बाड़मेर के जवान जो यहाँ बैठे, आप बता रहे हो हमारे सुरई के ही है, सुरई के है नहीं, हमारे बाड़मेर के है ये। तो ये भूमि ऐसी है। फिर मैंने कहा ना, मना नहीं करेंगे, हम जाके आएंगे और बच्चों से बात करके आएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत आदर मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। मेरी कहीं पर भी ज़रूरत हो तो आप निश्चित रूप से मुझे याद करना। और 12वीं के बच्चों को मैं एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट विशेज़ कहूँगा। और वैसे बेस्ट विशेज़ तो उनको कहा जाता है जिनकी तैयारी होती नहीं है, तुक्का ही मारना, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहा जाता है। मैं आपको यही कहूँगा, अपना बेस्ट एफर्ट्स डालना, जितने भी परसेंटेज बने स्वीकार करना, और उसके बाद में बढ़िया तैयारियाँ आगे जारी रखना, क्योंकि जीवन परसेंटेज तक सीमित नहीं है। मेरे 10वीं में 49 थे, 12वीं में 61 ही थे, बीए में 55 थे, एमए में 56 थे। फर्स्ट डिवीजन के लिए तो हम तरसे हैं, तरसे हैं, मतलब जीवन में कभी नहीं बनाए। अभी फर्स्ट डिवीजन वाले देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कितने होशियार बच्चे हैं ये। फर्क नहीं पड़ता इतना, कम भी बने तो लोड नहीं लेना है कि मेरे कम बन गए। शुरुआत खराब भी हो तो भी चल जाता है, फिनिशिंग शानदार होनी चाहिए सर। चाहे गेम हो चाहे जिंदगी हो, एक अच्छा फिनिशर होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आपने बड़ी अच्छी रन बना ली, विकेट बचा के रखा, लास्ट में खराब कर दिया मामला, तो मैच तो गया। शुरुआत में बिखर गए और पीछे एक जबरदस्त बैट्समैन आया और पूरी टीम को संभाल लिया ना, एक आदमी गेम ले जाता है, एक व्यक्ति। इसलिए कहता हूं कि शुरुआत खराब भी होगी तो भी चल जाएगा, चल जाएगा, सच में चल जाएगा। फिनिशिंग ऐसी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने 100 मीटर के धावक को देखा होगा, शुरुआत में थोड़ा सा धीमे होता है और लास्ट में वो मर जाता है। आप उसकी अंतिम 50 मीटर देखना, क्योंकि वो फिनिशिंग शानदार करना चाहता है, और शुरुआत में जो आगे होते हैं लास्ट में पीछे हो जाते हैं। तो मैं तो एक अच्छा फिनिशर हूं, क्योंकि शुरुआत मेरी भी ठीक नहीं थी, और फिनिशिंग मुझे लगता है कि मेरी जितनी भी गुंजाइश थी उससे ज्यादा अच्छी कर दी, और फिनिशिंग करूंगा नहीं, वैसे ये लंबी चलेगी। ये तो शुरुआत है। लेखक की भूमिका में थे, अध्यापक की भूमिका में रहा, अभी भी हूं। अब हम लेखक की भूमिका में आगे आगे और कई भूमिकाएं मन में सोच रखी हैं। मैं तो, आप सोचो कि मैं समय से पहले कितना एडवांस था। आप सोचिए कि मैंने 2010 में एक सोचा था कि मुझे किस समय क्या करना है। मैंने सोचा था कि 2018 के बाद कोई परीक्षाएं नहीं देंगे। 18 में 19 में मेरी उम्र हो जाएगी 30 वर्ष, बस 30 लास्ट। उसके बाद परीक्षा नहीं देंगे, जो पास करनी इससे पहले कर लो, मर मिटना, मेहनत जितनी करनी कर लो, सारी कर ली। और 18 में लास्ट एग्जाम दिया। उसके बाद सोचा था कि 28 तक पढ़ाएंगे दबा के, 10 साल और पढ़ाएंगे। वो अब चल रहा है और दबा के पढ़ा रहे हैं खूब सारा, कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरे राजस्थान को पढ़ा लिया, पूरे राजस्थान को पढ़ा लिया। जो पढ़ने वाले हैं, मुझे लगता है कि मैंने खूब पढ़ा ली और आगे भी चलता रहेगा। फिर सोचा था कि अब एक लेखक के रूप में आएंगे, उस पर काम शुरू भी कर दिया, आपको पता ही है। और ये सिलसिला लंबा चलेगा, तो मैंने देखो पहले ही सोच रखा था किस समय तक क्या क्या कर लेना है। 10 साल की प्लानिंग करके 5 साल में उसको खत्म करो फटाफट, ताकि आगे नई और काम है। जिंदगी ये छोटी सी है, उसमें ये यूं मौज करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना। नहीं तो यूं कौन बुलाएगा, मेरे को कौन बुलाएगा, वो बाढ़ मेरे से दोहरों से आया हुआ व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि मस्त दिमाग में, मस्तिष्क में छोटे छोटे प्लान बनाइए, समय से पहले उसको लागू करिए। 5 साल का प्लान कर लिया ना कि आप सेट कर लो कि 2025 है, 10 साल में काम सेट करना है, 35 तक नौकरी लेनी है, तो उसके लिए आप अभी से लग जाओ। पहले लग गई तो उसके बाद का क्या प्लान है सोच के रखो पहले दिमाग में क्या करना है। और वही व्यक्ति सफल होता है जीवन में जिसने अपना प्लान सोच रखा है। इतना तो सोच ही सकते हैं, कौन सी नौकरी लेनी है तो छोड़ो, नौकरी लेनी है तो सोच ही सकते हो, और नौकरी लेनी है तो पढ़ना शुरू कर दो। कैसे पढ़ना है गुरु जी, यही मैंने कहा ना, वापस वही मार्गदर्शक। इनके पास में न केवल किताबों का ज्ञान बल्कि अनुभव भी है, तो खूब पढ़िए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। जब भी कोई आवश्यकता हो मुझे बुलाइएगा।
और पूरे विद्यालय प्रशासन को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे एक बार फिर सुरई की धरा पर एक प्रकार से पैर रखने के लिए एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और आगे भी इसी तरह से हम आते जाते रहेंगे। मैं कोई पराया व्यक्ति नहीं हूँ, आपका अपना ही व्यक्ति हूँ जब भी, और मैं मेरे से कोई गैप रखने की भी आवश्यकता नहीं। बच्चे बड़े अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि एक शरीर ऐसा है कि कोई भी आके मित्र बना लेता है, ठीक आदमी है, तो वो कोई ज़्यादा वो बड़ा हमला है नहीं। वार्ता करता हूँ तो भी ठीक करता हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना। खूब पढ़िए और खूब मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।